नमस्कार। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी ने अपने विधायक दल के नेता के रूप में देवेंद्र फडणवीस का नाम तय किया है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस निर्णय पर मोहर लगाई और फिर फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल ने फडणवीस के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद पंकजा मुंडे ने समर्थन किया और यह फैसला ऐसे समय में आया जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महाराष्ट्र में हार का सामना करना पड़ा था और इसके बाद फडणवीस के भविष्य को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। वर्ष 2019 में फडणवीस का एक बयान सोशल मीडिया पर खूब चर्चित हुआ था, आपको याद भी होगा, जिसमें उन्होंने कहा था, मैं समुंदर हूं, लौट कर आऊंगा। और यह बयान उनके आत्मविश्वास और राजनीतिक जिद को दर्शाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका रिश्ता काफी अच्छा था और वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी चहेते नेता माने जाते हैं। फडणवीस की गिनती बीजेपी के बड़े नेताओं में होती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार ने उनके राजनीतिक करियर को जीवनी देने की जरूरत को महसूस कराया। लोकसभा चुनाव में नतीजों ने भाजपा को महाराष्ट्र में दहाई का आंकड़ा भी नहीं छूने दिया। खासकर मराठा आंदोलन और मनोज जरांगे के खिलाफ बीजेपी की नीतियों ने पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया और इससे बीजेपी की छवि को बहुत नुकसान हुआ था और फडणवीस पर सवाल उठने लगे थे। यही कारण था कि फडणवीस ने लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी के लिए अपनी भूमिका पर पुनर्विचार किया और डिप्टी सीएम पद छोड़कर पार्टी के लिए काम करने की पेशकश की थी। हालांकि इस दौरान यह भी कहा जा रहा था कि वे इस बात से नाराज थे कि हार का ठीकरा उनके सिर मढ़ा जा रहा था। बावजूद इसके वे डिप्टी सीएम थे। फडणवीस ने इस हार से उबरने के लिए हर संभव प्रयास किया। बीजेपी के भीतर कई बड़े फैसले होने के बावजूद पार्टी में उनका स्थान सुरक्षित रहा और इस दौरान उन्होंने अपनी रणनीतियों में बदलाव किया और राज्य की राजनीति में अपने प्रभाव को बढ़ाया। महाराष्ट्र में उनके समर्थन के बावजूद पार्टी में कई गुटों की सक्रियता बढ़ी, लेकिन फडणवीस ने इसे बखूबी संभाला और इसके बावजूद एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री पद पर रहना और पार्टी के भीतर विभिन्न गुटों के तनाव ने राजनीतिक परिदृश्य को और भी जटिल बना दिया। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में एक बड़ा झटका लगा था, लेकिन फडणवीस ने अपने नेतृत्व की छवि को बचाने के लिए कई रणनीतियां बनाई। उन्होंने चुनावी प्रचार में हिंदुत्व के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और ग्रामीण इलाकों में हिंदू संगठनों को साथ लेकर माहौल तैयार किया। इसके परिणाम स्वरूप विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भारी सफलता मिली और फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। फडणवीस ने चुनाव प्रचार के दौरान कई योजनाओं की शुरुआत की, जिनमें लाडली बहन जैसी योजनाएं शामिल थी, जो युवतियों और महिलाओं के लिए फायदेमंद साबित हुई। देवेंद्र फडणवीस का राजनीतिक करियर बेहद ही दिलचस्प रहा है। आपको बता दें, वे एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, जहां उनके पिता गंगाधर फडणवीस ने लंबे समय तक बीजेपी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देवेंद्र ने राजनीति में कदम रखते ही युवा उम्र में कई महत्वपूर्ण पद हासिल किए और अपनी पार्टी के प्रमुख नेता के रूप में उभरे। उन्होंने नागपुर नगर निगम में अपनी राजनीति की यात्रा शुरू की थी और बहुत कम समय में अपनी पहचान बनाई थी। 1992 में पार्षद बनने के बाद उन्होंने 1999 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रवेश किया। फडणवीस का राजनीतिक करियर नितिन गडकरी और गोपीनाथ मुंडे जैसे दिग्गज नेताओं के साथ जुड़ा रहा, लेकिन उन्होंने समय के साथ अपनी अलग राह चुनी और 2013 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर काबिज हुए। उनके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समर्थन महत्वपूर्ण साबित हुआ और 2014 में जब नरेंद्र मोदी की लहर थी तो फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया गया। वो राज्य के पहले गैर मराठा मुख्यमंत्री बने और उनकी नियुक्ति ने बीजेपी को मराठा बहुल राज्य में नया चेहरा दिया। फडणवीस की राजनीति में सबसे बड़ा मोड़ नवंबर 2019 में आया, जब बीजेपी और शिवसेना के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर विवाद खड़ा हो गया। शिवसेना ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा और महाविकासी अघाड़ी का गठबंधन किया। इसके बावजूद देवेंद्र फडणवीस ने 23 नवंबर 2019 को एक बड़ा राजनीतिक कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि यह सरकार सिर्फ 80 घंटे चली, लेकिन इस घटनाक्रम ने महाराष्ट्र की राजनीति में हंगामा मचा दिया था और इस घटनाक्रम को लेकर कई सवाल उठे थे, जैसे शरद पवार का इस घटनाक्रम में क्या रोल था और अजीत पवार ने बीजेपी का साथ क्यों दिया था। लेकिन ये घटनाएं
फडणवीस के राजनीतिक करियर में एक अहम मोड़ साबित हुई। उनके समर्थक इसे राजनीतिक ताकत दिखाने की रणनीति मानते हैं, लेकिन उनकी यह सरकार बहुत कम समय में गिर गई, जिसके कारण उनकी राजनीति पर सवाल उठाए गए। फडणवीस ने राजनीतिक अवसरों को भुनाने के लिए कई बार खुद को साबित किया। राज्य में मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद से उनका उद्देश्य बीजेपी को मजबूती से राज्य में स्थापित करना था। अब जबकि राज्य में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सफलता मिली है, यह सवाल उठता है कि क्या फडणवीस की राजनीति में कोई बदलाव आएगा या फिर वो इस सफलता को अपनी आगामी चुनावी यात्रा के लिए एक मजबूत बुनियाद के रूप में इस्तेमाल करेंगे। उनकी राजनीति में कई उतार चढ़ाव आए हैं और उन्होंने हर परिस्थिति का सामना किया है। अब यह देखना होगा कि वो अपने कड़े फैसलों और राजनीति की गहरी समझ के साथ राज्य में अगले 5 वर्षों में बीजेपी को क्या दिशा देते हैं। आगे के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, समय समय पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए और आपने अगर कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।